गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के क्लास के पहले जरूरी संदेश। दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो केस हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कंपाउंड को दो शर्तों को पूरा करना होता है। एक बार फिर से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या है? लास्ट क्लास में हम लोग देखे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो केस होते। केस वन है, कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। कंपाउंड के पास डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए और इस कार्बन से दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए, ए और ये। इसी तरह इस कार्बन से भी दोनों एटम क्या होना चाहिए? अलग अलग। ये ए है तो ये। अब अगर सिमिलर एटम डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में है, ए ऊपर है और बी भी नीचे है, कहते हैं सिस फॉर्म। अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। डबल बॉन्डेड इस कार्बन को हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे और दूसरे कार्बन को क्या करेंगे? रोटेट करते हैं। इस तरह से पहले कार्बन को फिक्स करने से ए और बी यहीं रह जाएगा, लेकिन नीचे वाला बी ऊपर और ऊपर वाला ए नीचे आ जाएगा। अब सिमिलर एटम डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट साइड है, कहते हैं ट्रांस, क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म। और इसके बारे में बहुत सारी बातें लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा क्लास है वो केस 2 पे है। जब जब डबल बॉन्डेड एटम से चारों एटम अलग अलग जुड़े हो। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केस 2। आप सभी कोई बात कीजिए, केस 2 क्या कहता है? मैट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो दूसरा शर्त है क्या है? कंपाउंड के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और इस कार्बन से दोनों एटम क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। अगर ये ए है तो ये, ठीक है ना, और इस अलग अलग होना चाहिए। सपोज एक डी जुड़ा हुआ है एक। अब इन दोनों की हम प्रायोरिटी चेक करेंगे, भी रूल बताने वाले हैं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से सभी एटम, चारों एटम अलग अलग जुड़े हो, ए बी डी ई चारों अलग अलग है, ऐसी स्थिति में इन दोनों की प्रायोरिटी चेक करेंगे। जो बताने वाले हैं हम प्रायोरिटी कैसे चेक करते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इन दोनों में से, सपोज कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो 1 और इसकी प्रायोरिटी कम है तो, इसी तरह इन दोनों में अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो 1 और इसकी प्रायोरिटी कम है तो, अगर सेम प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में हो, जैसे 1 प्रायोरिटी वाला ऊपर है और 2 अगर सेम प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड की एक ही दिशा में हो, कहते हैं जेड फॉर्म। सही है। अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन और पहले कार्बन से दोनों एटम हो अलग अलग हो और दूसरे कार्बन से भी जो एटम हो अलग अलग हो, ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम इन प्रायोरिटी चेक करते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा 1, जिसकी प्रायोरिटी कम 2। इसी तरह इन प्रायोरिटी चेक करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा 1 और जिसकी प्रायोरिटी कम। अभी प्रायोरिटी टेबल के बारे में भी बताया, अलग अलग बुक में बहुत सारा प्रायोरिटी का रूल्स होता है। हम उनको अपने तरह से मर्ज कर कर नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं डालेंगे और कुछ ही रूल्स सहायता से ही प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं।
वो अभी आपको हम बताते हैं। अब दूसरा काम क्या है, रोटेट करना। रोटेशन होगा तो पहले कार्बन को फिक्स करना है। जब कंपाउंड डबल बॉन्ड रखता है तो क्या होता है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पहला कान है और ये दूसरा, पहला को फिक्स कर कर दूसरा को घूम, ए बी पर ई चला जाएगा नीचे डी। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि प्रायोरिटी, सिमिलर प्रायोरिटी वाला अब क्या हो गया, डायगोनली अपोजिट आ गया। अगर डबल बॉन्ड के अलोंग एक ही दिशा में सेम प्रायोरिटी वाला होगा तो जेड फॉर्म, और डायगोनली अपोजिट हो जाएगा तो, ठीक है। ऐसा लास्ट क्लास में आपको ये इंट्रोडक्शन बता चुके थे। अगर आप लिखना चाहें तो जल्दी से लिखिए। अब आइए हम देखते हैं प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी निकालने के लिए बहुत सारे रूल्स, आपको बिल्कुल आसान ढंग से आपको समझाते हैं प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन प्रायोरिटी ऑफ द ऑफ एट टॉपिक अभी बता रहे हैं, इसका बहुत लंबा एप्लीकेशन है, बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट हम, जब कभी भी हमको कंपेयर करना हो किसी दो लोगों में, दो एटम या किसी दो ग्रुप ऑफ एटम में कंपैरिजन करना हो कि प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो आपको तो फॉलो करना। जैसे जैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या ये कंपाउंड, इधर देखिए, क्या ये कंपाउंड क्या ही बनाएगा, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाएगा, तो हाँ इसके पास डबल बॉन्ड है, इस एटम से भी दोनों अलग हैं और इस एटम से भी दोनों एटम अलग अलग जुड़े, ठीक है। अब ये चारों एटम अलग अलग है, एक है फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक कौन, ब्रोमीन। ऐसे केस में भी बताए हैं पहले इन दोनों की प्रायोरिटी लिखनी होगी, की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उस एटम की प्रायोरिटी ज्यादा होती है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और फ्लोरीन का कितना होता है, 9। इसका है 17 और इसका है तो इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा, तो और इसकी प्रायोरिटी कम है तो हो गया फैसला, बहुत आसान है। अब इन दोनों में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 35, और हाइड्रोजन का, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आपको आ जाएगा जिसका आप जान ही नहीं पाएंगे, बहुत आसान है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मात्र 9 ही एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, और इतना का तो सबको एटॉमिक नंबर याद ही होगा। अब अब आपको देखना है, अरे सेम प्रायोरिटी वाला क्या है, डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में है नीचे और टू टू ऊपर है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, जेड। पहला प्रायोरिटी निकालना सीख गए हैं तो रूल 1 क्या कहता है, क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा की प्रायोरिटी सबसे, एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी विल इंक्रीज। बिल्कुल आसान तरीका है, जनरली बुक्स बहुत सारे रूल्स बता देता है जिससे बहुत बोरिंग रहेगा, आपको बिल्कुल आसान ढंग से प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं ये आपको आज का जो हमारे क्लास का मुख्य कॉन्सेप्ट यही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के केस में प्रायोरिटी कैसे निकाल, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन
हो जाता है, प्रायोरिटी ही गड़बड़ा जाती। टू क्या है? अब देखिए दूसरा केस, जैसे कभी कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन, जैसे सपोज कीजिए इधर हाइड्रोजन के आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन 3 आइसोटोप आता है। आइसोटोप जानते होंगे, हाइड्रोजन 3 तरह के आइसोटोप, आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन 1112, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ऐसे का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, क्या कहते हैं? आइसो। एक तरफ सपोज कीजिए क्लोरीन है और एक, है ना, अब हमसे पूछा कोई क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाएगा? हाँ बनाएगा, डबल बॉन्ड है, इधर भी दोनों अलग है और इधर भी दोनों अलग है। अब हमको इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर, रूल 1 कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो अभी तो इसका भी 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो कैसे फैसला करें? आइसोटोप कहते हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम रहे और मास नंबर डिफरेंट रहे, केस ऑफ आइसोटोप्स का मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं हो पाया, से डिसाइड करेंगे मास नंबर से। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? आइसोटोप्स के लिए। अब इसकी प्रायोरिटी 1 और इसकी प्रायोरिटी, इधर तो फिर एलिमेंट है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और फ्लोरीन का 9, तो प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसकी। अब ये कौन सा फॉर्म, कि सेम प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड की एक ही दिशा में है, इसलिए ये जेड फॉर्म। बहुत आसान है। देखिए केस ऑफ आइसोटोप्स, पर मास नंबर इंक्रीज, द मास प्रायोरिटी विल इंक्रीज। आइसोटोप केस में जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करेगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। आप सभी पूरे ध्यान से पढ़ाई पे फोकस रखिए, है ना, क्लास में पूरा फोकस ध्यान पर पढ़ाई पे होना चाहिए। साइंस में गंभीरता बहुत जरूरी, हंसी मजाक का कोई जगह नहीं होना चाहिए। टू भी क्लियर क्लियर है? आगे बढ़ाते हैं। थ्री, जैसे
कंपाउंड में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक इधर OH जुड़ गया और इधर CH। देखिए किधर से पढ़ते हैं, जिधर से बॉन्ड जुड़ता है उधर से पढ़ते हैं, OH पढ़ेंगे ना कि HO। इधर कौन जुड़ा है, बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, पढ़ेंगे ना कि H3, है ना। अब जैसे सपोज इधर और इधर COO, है ना। इस बार क्या है, कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड है और इन दोनों से, इस कार्बन से भी दोनों अलग लोग जुड़े हुए हैं और इनसे भी दो अलग लोग जुड़े हुए हैं, ये GI बनाएगा। और इस बार ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटम्स नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है, दो है, यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 लोग हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ एटम्स, जब ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाए तो हम प्रायोरिटी कैसे निकालते हैं, पहले एटम, पहला एटम कौन जुड़ा हुआ है के आधार पे, उसके एटॉमिक नंबर के आधार पे। जब कोई ग्रुप ऑफ एटम हो तो हमको देखना है कि पहला एटम कौन जुड़ा हुआ है, बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। इधर बॉन्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कार्बन का 6। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी 2 हो गया, साइड हो गया। बहुत आसान है। अब इसी तरह इस तरफ देखेंगे, इधर कौन जुड़ा हुआ है, पहला एलिमेंट नाइट्रोजन और इधर पहला कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और कार्बन का 6, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी और ये फिर से सेम प्रायोरिटी वाला डायगोनल, सेम प्रायोरिटी वाला डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में है, ये फिर से कौन सा फॉर्म होगा, Z केस ऑफ एट प्रायोरिटी डिपेंड एटॉमिक नंबर फर्स्ट, ना। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो पहला एटम जुड़ेगा उसी के एटॉमिक नंबर से हम डिसाइड करेंगे कि प्रायोरिटी ज्यादा होगी ग्रुप ऑफ एटम के। बाकी तो कोई लेना देना, वाले से कोई लेना देना कौन का है। चलिए रूल हो चुका है 3, चौथा रूल, बस हो गया। जनरली बुक्स वगैरह में ना 8-9 रूल्स होता है, बस हम लोग का ये 4 रूल छोटे छोटे, और कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एकदम बिल्कुल आसान आसान। अब अगर कोई कंपाउंड डबल बॉन्ड रखता हो, ठीक है, कंपाउंड डबल बॉन्डेड कार्बन रखता हो और इनसे दो अलग लोग जुड़े, जैसे ये दोनों अलग अलग डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे भी दोनों अलग है और इधर भी दोनों अलग करना है हम, जैसे इधर देखो, में पहला कौन जुड़ा हुआ है, CH3 और इधर कौन है, COOH। इधर NH2 और इधर है CN, साइनाइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमाइन। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड और यह है अल्काइल। कोई बात नहीं, इधर देखिए। अब हमको कोई कहा कि इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसका भी पहला एटम कार्बन और इसका भी पहला एटम कार्बन। अभी रूल 3 कहता है कि ग्रुप ऑफ एटम के केस में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, पहले एटम के एटॉमिक नंबर क्या था। पर यहाँ तो दोनों सेम है, अगर पहला एटम सेम हो जाए तो आपको कहाँ जाना है, दूसरा पे। अगर दूसरा सेम हो जाए तो कहाँ जाना है, तीसरा पे, एंड सो ऑन। जहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएगा हम जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगी
बस वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ भी पहला कार्बन, यहाँ भी पहला कार्बन, तो डिसाइड नहीं हुआ। तो दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। तो बहुत आसान है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसकी प्रायोरिटी कम। इन दोनों में ये नाइट्रोजन है इसका पहला, और इधर कौन है? कार्बन। प्रायोरिटी ज्यादा और इसकी, पर सेम प्रायोरिटी वाला क्या है? डायगोनली अपोजिट साइड। तो ये कौन सा फॉर्म होगा? देखिए, केस ऑफ एट केस ऑफ एटम, केस ऑफ एटम, फर्स्ट एलिमेंट इज कॉमन, देन तो अगर पहला एटम कॉमन हो दूसरे पे जाइए, एंड सो तो अगर दूसरा भी कॉमन पे जाइए। उम्मीद है सबको प्रायोरिटी समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान, बुक के लैंग्वेज से अलग। और आपका कोई भी अब एटम ग्रुप डिसाइड करने में, चलिए ये था हमारा प्रायोरिटी टेबल। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, चलिए। अब आपको है ना, सहायता से हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। और बहुत कुछ, सबसे पहला होगा, आपको पहले क्वेश्चन देते हैं और कई वैरायटी है क्वेश्चन कराने की। जैसे जैसे इन से किसकी का बताओ तो कौन सा, ये कौन सा फॉर्म, आराम से, कौन सा फॉर्म, सा फॉर्म है? पहले कुछ के बाद आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। सबका आप फॉर्म बताइए, कौन सा फॉर्म? आसान है, बताइए। इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? पहला इसमें भी कार्बन और इसमें भी पहला कार्बन, तो डिसाइड नहीं हुआ। दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। इसमें दूसरा नाइट्रोजन। तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? सॉरी, गलत बोल, पहला कार्बन, इसमें भी पहला कार्बन है, तो डिसाइड नहीं हो पाया। दूसरा कौन है? नाइट्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन है 8 होता है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और इसकी, इसमें भी पहला कार्बन है, इसमें भी पहला कार्बन है, डिसाइड नहीं हुआ। में बाकी सभी कौन है? हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें बाकी आगे कार्बन भी है ना? तो इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी?
अब सेम प्रायोरिटी वाला नीचे है की दिशा में, तो ये जेड फॉर्म होगा। इसी तरह इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसमें पहला कार्बन है तो इसमें ऑक्सीजन प्रायोरिटी बहुत। अब कुछ रह ही नहीं गया, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। इसमें पहला क्या है, कार्बन, और पहला क्या 6 को लगातार कार्बन है इसमें दूसरा का ही कौन है, ऑक्सीजन, तो कार्बन का 6 ही ना होगा, ऑक्सीजन का प्रायोरिटी और इसकी सेम प्रायोरिटी वाला एक ही दिशा में है तो ये कौन सा होगा, प्लेटफॉर्म। इसी तरह इसमें पहला कौन है, कार्बन, तो इसमें पहला कौन है, नाइट्रोजन, की प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसकी आयोडीन का कितना होता है 53, और ब्रोमीन का 35। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आता है ना, जैसे जैसे नीचे आएंगे, कभी एटॉमिक नंबर याद नहीं रहा तो पोजीशन देख लो, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, जैसे जैसे नीचे आते हैं ना तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। प्रायोरिटी किस ज्यादा होगी, सेम वाला डायगोनली अपोजिट साइड है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डबल साइन डबल बॉन्ड कॉन्सेंट्रेशन फॉलोइंग। चलिए ये बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताना है इस क्वेश्चन, कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड, आपको दिख रहा होगा कि इस कंपाउंड में दो जगह डबल बॉन्ड है, एक ये और एक ये। बताना है कि दोनों डबल बॉन्ड कैसा है, का फॉर्म क्या, दोनों डबल बॉन्ड का फॉर्म पता करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले जहां कट करता है कार्बन होता है, यहाँ पे सपोज कि कार्बन है, कार्बन से एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ, पहला कौन है कार्बन, इसमें भी पहला कार्बन, तो डिसाइड नहीं हुआ, दूसरे पे जाएंगे। इधर देखो, में दूसरा कौन है, नाइट्रोजन, है ना, तो मेन अब अंतर कौन लाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ भी कौन है, नाइट्रोजन। तो अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे, इधर देखो, जहां पे एटॉमिक नंबर का चेंज ज्यादा होगा ना वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। दिख रहा है कि इसमें पहला कार्बन है, इसमें भी पहला कार्बन है, ठीक है, और दूसरा जो मेजर डिफरेंस लाएगा वो नाइट्रोजन है, इधर भी आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन। पर ये एक आंखों का धोखा है। यहाँ पे देखिए, जब भी हम साइनाइड की बात करते हैं ना, जब भी हम साइनाइड की बात करते हैं तो साइनाइड जो है ना, कार्बन और नाइट्रोजन का ये जो कंपाउंड है ये ट्रिपल बॉन्ड रखता है, ठीक है ना, कार्बन और नाइट्रोजन क्या रखता है, ट्रिपल बॉन्ड। साइनाइड कार्बन और नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे पहला कार्बन तो यहाँ भी पहला कार्बन, ध्यान से सुन, ठीक है ना, यहाँ तो टैली कर गया,
अगला मेजर डिफरेंस कौन दिखा रहा है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसमें भी लग रहा है कि दूसरा भी तो नाइट्रोजन ही है, पर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है। NH2 ऐसा होता है, इधर देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, NHH सिंगल बॉन्ड रख, ठीक है ना। नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन से कैसे जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से। लेकिन जब कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से। अब इस ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? ये वैलेंट स्ट्रक्चर होगा। एक एटम जितने मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ता है ना, हम मानते हैं कि वो एटम के बराबर है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जब मल्टीपल बॉन्ड आता है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये कार्बन दिख रहा है कि कितना ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। जितना बॉन्ड बनाता है उतना वो एटम के इक्विवेलेंट होता है। जैसे कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है ना, इसको ऐसे लिख दिए, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो यहाँ एक ही साथ लिखे थे। अब जितना बॉन्ड बनाता है वो उतने एटम के इक्विवेलेंट होते हैं। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना एटम रख रहा है? 3। दिख रहा है कि एक, इसमें कार्बन के बाद एक ही नाइट्रोजन है, और इसमें कार्बन के बाद 3 नाइट्रोजन छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला कार्बन कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बाकी इसमें केवल हाइड्रोजन है, तो अभी भी 2 और नाइट्रोजन है। इसलिए इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा, और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? कम। बात समझ में आया? अगर कोई कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड रखता है, जैसे डबल और ट्रिपल, जितना वो बॉन्ड रखेगा उतना ही वो इक्विवेलेंट एटम के बराबर होता है। अब इधर फिर से पहला क्या है? कार्बन, तो पहला क्या है? कार्बन, है ना। इसमें बाकी फिर से साइनाइड है, तो अभी बताया साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसके पास लग रहा है कि एगो नाइट्रोजन है, पर है कितना? 3 गो। इसमें पहला कार्बन, इसमें पहला कार्बन डिसाइड नहीं हुआ, इसमें बाकी अब कौन है? दूसर का नाइट्रोजन। लेकिन इसमें दूसर का कौन है? कार्बन। इधर भी जाएंगे तो कार्बन, और इधर भी जाएंगे तो कार्बन ही है। यानी इन दोनों में अब प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी? और इसकी। तो अब सेम प्रायोरिटी वाला क्या हो गया? डायगोनली अपोजिट साइड। यानी ये जो पहला डबल बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? पहला हमारा डिसाइड हो गया। सबको समझ में आया? अगर कंपाउंड, इसमें भी पहला कार्बन, इसमें भी पहला कार्बन, में अगला नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन छिपा, एक ही नाइट्रोजन है, बाकी सब हाइड्रोजन है। कहीं ना कहीं अंतर कौन लाएगा? नाइट्रोजन। यहाँ एक है तो इसके पास 3, ये ट्रिपल बॉन्ड रखा है, और जितना बॉन्ड होता है ना उतने एटम का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। अब इधर पहला कार्बन, तो पहला कार्बन साइड नहीं हुआ, इधर भी जाएंगे तो कार्बन, इधर भी जाएंगे तो कार्बन, लेकिन इसमें अगला कौन है? इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इसकी। क्लियर? अब इसको चेक करते, इसमें भी पहला कार्बन, इसमें भी पहला कार्बन, डिसाइड नहीं हुआ, तो अगला डिफरेंस कौन लाएगा? ऑक्सीजन। एक ही को है, और इसके पास कितना है? 2 है ना। सपोज पहला कार्बन कार्बन, तो इसमें ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन, फिर तीसरा इसमें कौन ऑप्शन है? हाइड्रोजन। लेकिन इसके पास अभी भी तीसरा ऑप्शन कौन है? ऑक्सीजन, है ना। प्रायोरिटी ज्यादा, और इसकी सही है। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड देखते हैं, इस साइड से गए तो पहला कार्बन इधर, सब कोई ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, इधर पहला कार्बन, तो इधर भी पहला कार्बन। जब हम इधर गए, पहला हमको यहाँ कार्बन मिला, इधर से भी गए तो पहला कार्बन मिला, तो डिसाइड नहीं हो पाया, है ना। अब इधर से अगला गए, इधर से गए तो पहला कार्बन, इधर भी पहला कार्बन, टाई कर गया। फिर इधर से आगे बढ़े, दूसरा अटेम्प्ट लिया, फिर कार्बन है ना। देखो, लेकिन इधर से जब दूसरा अटेम्प्ट लिए, ये कार्बन है, और इसी के साथ ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से? मतलब
यहाँ पे कार्बन है केवल, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ एक बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। यानी दोनों में ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, प्रायोरिटी ज्यादा होगी और इसकी प्रायोरिटी कम होगी। बात समझा? फिर से देखो, इधर गए तो पहला कार्बन, इधर भी पहला कार्बन, इधर से गए तो कार्बन, लेकिन इधर से जब दूसरा अटेम्प्ट किया तो कार्बन है, और इसी कार्बन से निकला है ना ये ग्रुप, ये पूरा ग्रुप इसी कार्बन से लगा हुआ है ना, प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इधर से जब ऊपर से गए तो प्रायोरिटी कम। अब सेम प्रायोरिटी वाला डायगोनली अपोजिट साइड है, तो ये भी कोई का आंसर का। चलिए, अगला जो हमारा है मेट्रिकल आइसोमेरिक केस ऑफ पाई। जैसे हमारे पीछे दो पाई बॉन्ड है ना, हमारे पिछले दो पाई बॉन्ड था, तो हमको बहुत टाइम लगा, है ना। अभी पिछले दिए पहला ई था और दूसरा पी था, और अगर इन केस बाउंड में चार पांच और पाई बॉन्ड आ गए, पता चला किसी हर दिन बैठ कर ना, यही पता ना हमारे पास कुछ, अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा कितना भी पाई बॉन्ड रख, और सर, है ना, के लिए अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये हम लोग कॉन्सेप्ट जो होगा मैथ के परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सिमेट्री क्या होता है इस वर्ड को समझ। सबसे पहले सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है ना, ये कोई स्ट्रक्चर है, गोद में बैठ जाओ, बात करना है तो बैठ के करो, घर लेते जाओ उसको। ये कोई स्ट्रक्चर है और यहाँ पे कोई इमेजिनरी पॉइंट है, ठीक है। अब एक ऐसा इमेजिनरी है पॉइंट जहाँ से प्रत्येक स्ट्रक्चर की क्या होगी, स्क्वायर होगी, ठीक है ना। किसी भी सर्कुलर स्ट्रक्चर में सेंटर से सभी सरकमफेरेंस की दूरी क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई स्ट्रक्चर हो ऐसा इमेज जहाँ से प्रत्येक इक्वल हो, तो इस पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ। अब सपोज ये कोई मेरा स्ट्रक्चर है ना, रेक्टेंगुलर कोई स्ट्रक्चर, अगर इस रेक्टेंगुलर ये कोई इमेजिनरी लाइन है, दो बराबर भागों में अगर बांटती, ठीक है ना, ये कोई है और ये जो बड़ी लाइन है इसको दो बराबर भागों में काट रहा, तो बोलेंगे प्लेन ऑफ। सबको समझ में आ गया होगा। इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई कंपाउंड एक ज़्यादा पाई बॉन्ड रखता हो तो सेकंड में ही हम सर कैसे कैलकुलेट करें कि उसका जीआई क्या हो। जैसे अभी जो हम लास्ट, तो उसमें दो पाई बॉन्ड था, और पहला भी ई बना रहा था और दूसरा भी, है ना, उसके दो जीआई बन रहे। तो आप पहले इसको, अब जो आपको हम कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लेकर एग्जाम्पल से आपको दिखाते हैं कैसे ट्रिक का इस्तेमाल कर कर सेकंड में ही सर बता सकते हैं। क्वेश्चन लिख, एक मास्टर कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग
जैसे इसमें कई पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4, कंपाउंड में 4 पाई बॉन्ड है। अब हमको कोई बोला कि पता करो प्रत्येक पाई बॉन्ड क्या जीआई बनाएगा, एक पाई बॉन्ड क्या जीआई बनाएगा। जीआई बनाने के लिए दो शर्तें हैं ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और उससे दोनों एटम क्या हो, प्रत्येक कार्बन से एटम हो अलग अलग हो। ऐसी स्थिति चेक करते करते पागल हो जाए। ऐसी स्थिति में हमको अगर कोई बताओ कि क्या ये बना, क्या प्रत्येक पाई बॉन्ड जीआई बना रहा है, तो आपको करना क्या, आप सभी कोई मेरे साथ, आप पहला एटम को पकड़िए और इधर लास्ट वाले को पकड़िए, ठीक है ना। इस तरह से ऐसे आपको दिमाग में बैठाना, पेपर पे हाथ को रखो, ए पहला सी एच है तो इधर लास्ट वाला कौन है, बी आर, फिर डबल बॉन्ड, फिर इधर सी एच डबल बॉन्ड, एच डबल बॉन्ड, एच डबल बॉन्ड, एच और सिंगल बॉन्ड, यानी ये हमारा मिड पॉइंट। सबको समझ में आया। इधर पहला 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 कौन है, सी एच, लास्ट कौन है, बी आर। इधर से देखेंगे, एक इधर से और एक इधर से, सिंगल बॉन्ड है दिखा। कौन है, सी एच, फिर डबल बॉन्ड, फिर सी एच, फिर सिंगल सी एच डबल बॉन्ड सी एच, दिख रहा है ना। और फाइनली ये हमारा मिड पॉइंट है। तो आपको पहले जिस कंपाउंड के बारे में पूछा मिड पॉइंट खोज। अब माना कि ये कोई इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, और अब आपको डिसाइड करना है क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है, क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है। आप अंधे हैं तो ये दो बराबर भागों में बट रहा है। इस एक का जवाब था कि हाँ बट रहा है। कहाँ बट रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या बराबर है, नहीं, सब कुछ सेम था, लेकिन इसमें पहला CH3 है और इसमें Br है। ये कंपाउंड दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो ऐसे कंपाउंड को अनसिमेट्रिकल कंपाउंड को कंपाउंड, अगर आपके ज्यादा पाई बॉन्ड, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर वो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो आपका आंसर हो चुका है। देन नंबर ऑफ pi 2 to the power n कहाँ है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कंपाउंड में पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, कितना हो गया 16। ये 16 जीआई बनाएगा। अगर पहला बॉन्ड अगर सपोज कीजिए जीआई बना रहा, तो पॉसिबिलिटी या तो सी या ट्रांस, या तो ई या तो जेड। अब हमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, फटाक सर हमारा आ चुका है कि कंपाउंड कितना जीआई रखेगा, 16। अगर हम 16 को जीआई बनाते रहेंगे ना तो बर्बाद हो जाता। देखिए जल्दी, उम्मीद है सबका हो गया होगा और सबको समझ में भी आया होगा। अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो और उसके पास पाई बॉन्ड की संख्या एक से ज्यादा हो, आपको तय करना है कि वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। एक इमेजिनरी लाइन के अलोंग देखना है कि क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है। अगर नहीं, दो बराबर भागों में नहीं बटा, तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा और इसके पास पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 to the power। सही है। अब दूसरा केस, ये केस 1 था। तीन कॉन्सेप्ट होता है, अगर कंपाउंड के पास एक से ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे तो तीन कॉन्सेप्ट होंगे। पहला वो अनसिमेट्रिकल होगा, दूसरा सिमेट्रिकल होगा, और उसके पास या तो इवन संख्या में पाई बॉन्ड होगा या तो ऑड संख्या में पाई बॉन्ड होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखिए, केस 2 भी एक एग्जांपल से समझ।
चलिए तो लिखिए। सब कोई मेरे साथ में, पहला कौन है CH3, तो इधर भी कौन है CH3, इसमें भी पहला CH3, इसमें भी पहला CH3। आपको एक उंगली इधर रखना है, एक उंगली इधर रखना है, इधर भी पहला CH3, इधर भी पहला CH3। सिंगल बॉन्ड CH CH, डबल बॉन्ड CH CH, सिंगल सिंगल CH CH, डबल डबल CH CH। तो ये इसका मिड पॉइंट, इस बार ये यहाँ पे मिड करता है ना। अब आप देखिए कि इस पॉइंट के अलॉन्ग क्या दोनों तरफ इक्वल है, सिमेट्री है, दो बराबर भागों में बट रहा है। क्या इस इमेजिनरी लाइन के अलॉन्ग ये कंपाउंड दो बराबर भागों में बट रहा है? हाँ, यानी ये सिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है ना। अगर किसी इमेजिनरी लाइन के अलॉन्ग कंपाउंड दो बराबर भागों में बढ़ता है तो ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है ना। अब पाई की गिनती करो, पाई कितना है, 1 2 3 4, मतलब इवन संख्या। अगर कोई कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड जो एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रखता हो, सिमेट्रिकल हो और इवन संख्या में पाई बॉन्ड रखता हो, तब देन टोटल जीआई क्या होगा, देन टोटल नंबर ऑफ जीआई, ये टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा 2 to the power n माइनस पावर n प्लस। जैसे इस कंपाउंड में ये 4 पाई बॉन्ड रखता है, का टोटल जीआई कितना होगा, 2 to the power 4, 4 to the power 4 माइनस 3, 2 में से एक गया तो 1, ये 8 + 3, यानी ये टोटल जीआई कितना बनाएगा, 10। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रखता हो और उसके पास इवन संख्या में पाई बॉन्ड हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता हो, उसके पास टोटल जीआई बनाने की क्षमता कितनी, 2 to the power n माइनस प्लस 2 का पावर n/2 - 1। आप ये सब ही फॉर्मूला किसी भी एग्जाम में ना, आपके पास कुछ ऐसे होमवर्क करने के लिए जगह होना चाहिए, कुछ ट्रिक्स लिखने का जगह होना चाहिए, नोट्स लिखो और वहाँ पे इन सब को बार बार रिवाइज करो और किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के पहले इनको देख कर जाना। आपका काम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर नहीं है तो बताना मुश्किल होगा, 10 गो जीआई बनाते बनाते आदमी पूरे एग्जाम में यही करते रह जाएगा। जब आपको 3 घंटे में 3 साल 2 साल का फिजिक्स जब घूमेगा ना, वहाँ पे एक ही चीज काम आता है, आपका स्पीड कैसा है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो किस तरह से आप उनको प्रेजेंट करते हैं। चलिए जल्दी, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। अब तीसरा केस, ठीक है ना। तीसरा केस में क्या होगा, कंपाउंड और संख्या में जब पाई बॉन्ड 3, जैसे कि एग्जांपल लिखिए, जल्दी। इस केस में अब ये कंपाउंड फिर से एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रखा है, ठीक है ना। जब भी कोई कंपाउंड एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रखे तो आप फर्स्ट को पकड़िए और लास्ट को पकड़िए, ठीक है। C6H5 C6H5, सिंगल सिंगल CH CH, डबल डबल CH CH,
सिंगल सिंगल CH और डबल बॉन्ड, यानी जो ये डबल बॉन्ड है यही हमारा इस बार मिड पॉइंट है, इस बार यहीं पे हम मिड कर रहे हैं। अब आपको देखना है क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है? हाँ, जितना इधर है, नहीं, इधर है। तो ये एक फिर से सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब आपको देखना है कि इसमें पाई बॉन्ड कितना है, 3, 1 2 3, तो ये ऑड संख्या है, ऑड है ना, पाई बॉन्ड कितना है, ऑड संख्या है। तब देन टोटल क्या इक्वल टू हो 2 to the power n-1 प्लस 2 power+2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कौन बताएगा? n कितना है, 3 - 1, 3+1/2, 1 पावर 2, पावर 4/2/2 कितना हो गया, 2, 4 प्लस कितना हो गया, 6। आप सभी का आंसर सही होना चाहिए, उम्मीद है, उम्मीद है सबका आंसर 6 ही होगा। सही है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। अब आपके पास 3 फॉर्मूला है। अगर कोई कंपाउंड एक से ज्यादा पाई बॉन्ड रखता हो और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो तो फॉर्मूला होगा 2 to the power। अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल हो और इवन संख्या में पाई बॉन्ड हो तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n-1 प्लस n/2 माइनस, अगर ऑड संख्या में हो तो 2 to the power n-1 प्लस n+1/2 माइनस। उम्मीद है सबको क्लियर हो चुका है। अब आपको हम लगातार क्वेश्चन देंगे, तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि अभी सारे कॉन्सेप्ट्स करते हैं, फिर एक क्लास रखेंगे जिसमें नॉन स्टॉप हम लोग है ना प्रॉब्लम करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट के साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम डाल रहे हैं, और अगले क्लास में हो सकता है तो हम नॉन स्टॉप केवल प्रॉब्लम क्लास डालेंगे, अच्छा ना। तो आप सभी खुद को तैयार कीजिए इस तरह से। चलिए एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। आपको बताना है ये कंपाउंड कितना GI बनाएगा। टोटल कंपाउंड बताना है कि आपको टोटल कितना GI बनाएगा, लगना चाहिए। अब जो बेवकूफ होगा उसी को टाइम लगेगा इतना। ये कंपाउंड किसी भी तरह से दो बराबर भागों में बटेगा, वो तुमको समझाना था। आप देखो ना, इधर पहला C6H5 है, इधर Cl है, तो अंधों को भी दिख रहा है ये कभी दो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो इसका GI का फॉर्मूला क्या होगा, 2 to the power n। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, n कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, एक और एक, दो, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए कंपाउंड कितना टोटल GI बनाएगा।
आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप बताइए कंपाउंड टोटल जीआई कितना बनाएगा? कंपाउंड में टोटल पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है? 1 2 3। चलो बताओ बच्चा बच्ची कौन बताएगा? ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। फॉर्मूला लगाओ क्या होगा? डी 8 आंसर होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाई तुम? देखो इधर, मोस्ट ऑफ द, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही एक अलग बहुत ही हिट कॉन्सेप्ट आपको बता रही है। इस कॉन्सेप्ट को देखो, हम क्लास में ना उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं जो अलग अलग वैरायटी रखता है। तो अभी सिखाना भी है और अलग अलग वैरायटी को टच भी कराना है। इसके बाद आप कहीं से भी कोई प्रॉब्लम करें ना तो कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन अनलिमिटेड होता है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, तो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। आपको करना क्या है कि जो असाइनमेंट दिया गया ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। इधर देखो, लग रहा है क्या? इधर भी CH2 इधर भी CH2, डबल बॉन्ड CH सिंगल सिंगल CH डबल डबल, और ये हमारा मिड पॉइंट लग रहा है। लग रहा है ये कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल में 1 2 3, ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है और ऑड संख्या में क्या रखा है? पाई बॉन्ड n कितना है? 3, तो ये ऑड वाला होगा। तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। सही है। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 टू द पावर n 3 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 2, 2 टू द पावर 2, कितना हो गया? 2 4 प्लस 2 6। हाँ, ऑप्शन में नहीं है। अब भर पेट हमको गाली देंगे कि कब से क्या क्या समझाया, आंसर तो तुम्हारा आ ही नहीं रहा है ना? ये परेशानी ऑलमोस्ट जो भी बच्चे होंगे ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखा होगा, देखेगा यार ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। पागल की तरह क्या क्या समझाया, यहाँ तो आंसर आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक ट्रिक है, इधर देखिए। जब भी एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो ना, एक चीज को देखना नहीं भूलिए। यही का शर्त, यही का शर्त क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और पहले कार्बन से जहां पे डबल बॉन्ड है उस कार्बन से इधर वाले दोनों अलग होने चाहिए और इधर वाला भी दोनों अलग होना चाहिए, या तो यही वाला या तो कोई भी, लेकिन अलग तो होना ही चाहिए। ऐसा है ना सर? अब देखो, यहाँ पे जो पहला कार्बन है ये डबल बॉन्ड रखे हुए है। इधर देख, ये कंपाउंड डबल बॉन्ड रखे हुए है ना? लेकिन इस कार्बन से पहला दूगो कौन जुड़ल है? दोनों हाइड्रोजन। हे भगवान, दोनों सेम ही सेम है। इस कार्बन से पहला 2 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या दोनों सेम है? बोलना। नहीं दिखता है? दोनों हाइड्रोजन है ना? पहला भी हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन, यानी ये जो कार्बन है 2 हाइड्रोजन रखा होगा, सब है ना? ये पहला कार्बन है, 2 हाइड्रोजन रखे हुए, तो दोनों तो सिमिलर है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है क्या ही कभी बनाएगा ही नहीं। इसी तरह लास्ट वाला देखो, ये लास्ट वाला भी डबल बॉन्ड पे कार्बन है और 2 गो हाइड्रोजन सेम है ना? और होना क्या चाहिए था कि डबल बॉन्ड से जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये सिमिलर हो जाना, हमको 2 डिफरेंट लोगों को लेना था। यानी ये भी वाला जीआई नहीं बनाएगा। अब बचा एक, यानी ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है। ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, ये बात तो मानते हैं। लेकिन हम जो ये गिने हैं कि इसमें N3 है, ये गलत है। इसमें 3 पाई बॉन्ड में से 2 तो पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है जीआई में। कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? एक। तो अब इसके पास, ये तो हमारा गलत हो गया।
ठीक है ना। अब हम समझ गए कि इसके पास संख्या कितना है, n1। अब फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, अब फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। पहला फॉर्मूला फिर से लगाइए, 2 टू द पावर n 1 प्लस 2 पावर प्लस 1/2, ठीक है ना। पावर क्या है, 1 माइनस प्लस 1 हो गया 2 टू द पावर 0 तो 1, ये 2 टू द पावर 2/2, 1 1 माइनस 1 0 पर 0, तो 1 किसी भी चीज का पावर क्या होता है 0, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, यानी आंसर कितना होगा, ठीक है ना। एक और बात, अगर कभी भी किसी कंपाउंड के पास एक ही पाई बॉन्ड बचता हो ना, तो कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड दो ही पॉसिबिलिटी रखता है, या तो सिस, या तो ट्रांस, या तो ई, या तो जेड। कोई भी एक पाई बॉन्ड मैक्सिमम कितने प्रोबेबिलिटी रखेगा, आंसर 2 होता। हम फॉर्मूला भी लगाकर दिखा दिए कि भी सही। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो ना, कार्बन को देख लेना, क्या कार्बन कोई सिमिलर एटम तो नहीं रखे हुए है ना। अगर ऐसा है तो वो कभी भी जीआई में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सही है। अब अगले क्लास में हम इस पे और सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू रखेंगे, और भी बहुत सारे जीआई के कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे। उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।